रोम रोम भाई। कि आपने अर्जुन का रोल क्यों छोड़ा है? मुझे काफी सारे वादे किए गए थे, क्या ये सच्ची में इतने ज्यादा हैवी नशेज वगैरह करते हैं? टारगेट करके और बोलो कि भाई यहीं पे चलते हैं नशे तक। वही सबसे पहला रोल आपको किस में मिला था? कि आप घूमने के हमें बहुत शौकीन दिखते हैं। और अगर हल्का सा पैर स्लिप हुआ मेरा तो मैं सीधा नीचे हूँ। कुछ जॉब वगैरह भी नहीं है, तो आप ये खर्चा पानी कैसे निकालते हैं इन सब चीजों को? तो उसमें तो कमा ही लेता हूँ, उसकी सेविंग्स होती है। ऐसा भी हुआ कोई भूतिया स्टोरी या कुछ ऐसा हुआ हो? मैं देखता हूँ बंदी सेम पोजीशन में बैठी हुई है, मैंने हमने सुना आपका एक कोई गाना बनाया आपने। अपने बर्थडे पे ही कर देते हैं, एक तोहफा हम भी दे देते हैं जनता को। ना पता लग गया एक्टिंग क्या होती है। ओए इधर आ। मतलब जब आप जाओ तो याद रखे दुनिया। लिटरली आंख से ऐसे यहाँ पे खाल आती हुई दिख रही है। ना कोई नशे का या एब एक जिम का क्रेज 4 days working on the track 3 days my body has कैसे शांत हो जाओ, मजाक से हटके एक बार अपने आप सोचो। तो हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे भाई सोमेंद्र सोलंकी जी आए हैं। ये पहली बार कोई अपना इंटरव्यू वैसे कैमरा भाई आपका ही वाला है। अच्छा, उसमें हाँ। देखना है। कोई नहीं आप बोलो। हाँ, तो फिर से करेंगे। अरे नहीं, ये अच्छी चीज है, आने देते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इंटरव्यू दे रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आज हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपने यूट्यूब चैनल पे। हेलो एवरीवन। तो आज मैं बैठा हूँ अपने भाइयों के साथ और अपने ही चैनल के माध्यम से कई सारी बातें हैं, कई सारे डीएम्स हैं और कमेंट्स हैं जिनके जवाब कई सालों से मैंने नहीं दिए, तो आज देने आया हूँ। हालांकि आज तक मैंने कभी भी कोई लाइव इंटरव्यू नहीं दिया है, कोई पॉडकास्ट नहीं किया है, पर अभी ज़रूरी हो गया था बताना, क्योंकि कई सालों से एक ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस मैं देखे जा रहा हूँ अपनी प्रोफाइल पे। मैं भी तंग आ गया था, मेरे को था कि चलो बताना तो है ही। और किसी और के पास जाओ तो आपको पता ही आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना कैसा हो गया है, सबको मिर्च मसाला लगा के पेश करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि अपना चैनल अपने आप अपने ही लोगों के बीच में बैठ के आपके सवालों के जवाब दूंगा और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? बिल्कुल भाई। तो ज़रा आप अपना भी नाम बता दो यार, मेरी भाई ऑडियंस को मेरा पता नाम लगे। वैभव है। मेरा नाम प्रतीक है। भाई मेरा नाम वंश है। ये बेसिकली मेरे छोटे भाई हैं और हमारे ही गांव से हैं, मेरे ही गांव से हैं। तो चलो यार, तुम्हें जो भी है सवाल वगैरह जो तुमने पढ़े भी हैं, कई बार तुम भी मेरे से मजाक में पूछते हो कि भाई ये क्या पूछते रहते हैं आप लोगों से। भाई आज तक आपने जैसे इंटरव्यूज क्यों नहीं दिया आज तक कोई भी? यार बेसिकली इंटरव्यू मैंने आज तक इसीलिए नहीं दिया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरव्यू में ना आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि आप कुछ भी बातें बताने जाओगे उनको वो नहीं सुननी है। उन्हें जिस चीज़ में मिर्च मसाला दिखेगा, जिस चीज़ से उनकी डिश और ज़्यादा स्वादिष्ट और मसालेदार होगी, वो वैसे पेश करके ऑडियंस को पेश करते हैं। और उसमें मेरे को Okay. प्रॉब्लम रहती है कि यार मैं बोलूँगा कुछ, बात कुछ और जाएगी। और भाई हमारा सबसे फेवरेट शो जिसमें आप अर्जुन थे, ये उन दिनों की बात है, तो आपने वो क्यों छोड़ा? उसका कोई रीजन? सबसे मेजर क्वेश्चन यही रहता है, सबसे मेजर क्वेश्चन कि आपने ये उन दिनों की बात है क्यों छोड़ा। यार पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया? वैसे अगर आपसे पूछे कि आपकी ये शुरुआत कहाँ से रही इस फिल्म इंडस्ट्री में या कुछ भी कहें, तो ये आपने कहाँ से शुरुआत की? आप स्टार्टिंग से कुछ बताइए हमें। बेसिकली प्रतीक, मैं ना जब 3rd-4th क्लास में था तब से थिएटर कर रहा था। तो स्कूल में थिएटर का बड़ा शौक था, थिएटर करते रहते थे। और मतलब उसका जो पूरा प्रोसेस होता है ना, एक मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्शन, एक कैसे आप एक सेट पीस को तैयार करते हो अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के, वो सारा प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो करते 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 पता ही नहीं चला, कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी करने लगे और वहीं से नज़र पड़ी लोगों की। फिर फ्रेश फेस बना, क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस, पूरे दिल्ली का, पूरे इंडिया का रनर अप रहा। और वहाँ से मुझे कॉल्स आने लगे कुछ एड्स के लिए, कुछ म्यूज़िक वीडियोस के लिए। मैं वहाँ जाता रहा, फिर वहाँ से और लोग मिले, कनेक्शंस बने, और करते करते मैं 18 साल की उम्र में ही बॉम्बे पहुँच गया, बैग उठा के, सपना देख के कि भाई चलो हीरो बनते हैं। तो फिर आपने, जैसे कि आप बॉम्बे पहुंचे, कि सबका ही सपना रहता है भाई, सबने सुना है कि बॉम्बे सपनों का शहर। तो आपने वहां जाके क्या फील किया, क्या देखा कि मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब कैसी इंडस्ट्री है जो हम इतने दिनों से सुनते आ रहे थे कि भाई वहाँ जाके एक्टर बन जाते हैं या सपने पूरे हो जाते हैं। तो आपको क्या फील हुआ और आपने क्या कैसा लगा आपको? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मैं जब वहाँ गया था तो मैं बहुत सॉलिड तरीके से गया था। कि मतलब मैं जिस बंदे के साथ भी गया था, इस टाइम पे वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर है और उस टाइम पे वो आशिकी 2 में असिस्टेंट डायरेक्टर था, और मैं उसी के साथ गया था अपना। वहाँ जाके मतलब वो चीज़ें जो एक होती है ना कि आपको सीखनी पड़े या कुछ आपको अपने आप खोजनी पड़े,
वो थोड़ी बहुत मेरे लिए कुछ कम हो गई थी, क्योंकि वो मेरे को बता देता था कि हम जिस तरह मूवीज़ में आए हैं, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, तेरे को मेरे साथ रहना है, थोड़ा बहुत सीखेगा, समझेगा। मैं ऑडिशंस देने जाता हूँ, एक कमी हो गई थी इस चीज़ में कि मैं ऑडिशंस देने जाता था जब टीवी वगैरह के लिए, तो वो वहाँ मुझे मना कर देता था। वो ही एक मेरे को मेजर ड्रॉबैक लगता है कि रिग्रेट रहता है अपनी लाइफ का कि वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है कि काफ़ी सारे लीड सीरियल मिल रहे थे, और मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं किए कि जो बंदा वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्शन था, या जिसको मैं अपना एक तरीके से मेंटोर मान रहा था, उसके कहने पे उसने मेरे को मना किया कि नहीं यार, तू फिल्मी लॉबी का बंदा है। एक लॉबी बनती है, मतलब बेसिकली फिल्मी लॉबी, टीवी लॉबी, आजकल तो वेब सीरीज़ आ गई हैं। तो उसने मुझे उस समय टीवी का लीड करने से रोक लिया, और मैं कभी भी जब ऐसे ऑडिशंस देने जाता था और मैं कहता था कि भाई घर तो चलाना ही है, पैसा तो कुछ चाहिए ही, कब तक घर वालों से मंगाऊँ, तो ही यूज़ टू टेल मी कि तू साइड रोल पकड़ ले, कैरेक्टर आर्टिस्ट रोल पकड़ ले, लीड मत करिए वरना टाइप कास्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक सच भी था। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे लिए गलत सोचा था। तो ये हुआ, और धीरे धीरे करते करते छोटा मोटा अपना आज यहाँ तक। वही सबसे पहला रोल आपको किस में मिला था? यार सबसे पहला रोल एक्चुअली एक परवरिश नाम का सीरियल आता था सोनी टीवी पे, मुझे याद है, अगर आपको याद हो, वो स्कूल लाइफ के ऊपर ही था। तो मैं ऐसे ही, वही पैसे की थोड़ी वो चल रही थी, और उसी टाइम पे अरे बहुत सही चीज़ मेरे को याद दिलाई, परवरिश के सीरियल का सेट कहीं नाला सोपारा में लगा था, और मैं उसके सेट पे गया, और ऐसे ही छोटा मोटा एक अपना कैरेक्टर आर्टिस्ट रोल था, और मैं इंट्रोड्यूस हुआ, और 18 की एज थी मेरी, फ्रेश फेस बना हुआ था, तो एक अलग ही चार्म होता था उस टाइम चेहरे पे ना। तो सेट पे गया, सेट पे जाके परफॉर्म किया, थिएटर तो कर ही रहा था काफ़ी टाइम से, बड़े अच्छे तरीके से अपना करके जब मैं वापस आया, मैंने 2 या 3 दिन का काम किया, और मुझे इतना भी नहीं पता था कि अच्छा चेक लेने के लिए पूछना पड़ता है या पैसे कब मिलेंगे, कुछ भी मैंने नहीं पूछा। बस मुझे कॉल आया कि अच्छा आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपने ऑडिशन दिया था, यहाँ आ जाना सेट पे। मैंने कोई बजट कुछ बात ही नहीं की, कुछ मालूम ही नहीं था। मेरे को लगा जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो, आगे से बाकी का वो अपने आप बता देंगे कि भाई पैसा कब मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, कुछ भी नहीं नॉलेज थी। सेट पे गया, 1-2 दिन शूट किया, थैंकफुली वो शक्ल इतनी अच्छी लगी प्रोड्यूसर्स को, टोनी सिंह करके डीजेस क्रिएटिव यूनिट करके एक प्रोडक्शन हाउस है, तो वो उसे प्रोड्यूस कर रहे थे। उन्हें इतना अच्छा लगा कि मुझे कॉल बैक आया, कोई उनका उस टाइम पे नया शो आने वाला था, शेरदिल शेरगिल करके, तो उसके पायलट शूट के लिए वो मुझे बुला रहे थे, और बोले कि आपको लीड देना है, और हमारे प्रोड्यूसर्स को अच्छी लगी है आपकी शक्ल और आपकी एक्टिंग स्किल्स। लेकिन कमाल ऐसा था कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ जिसको मैं मेंटोर माने बैठा था, तो उसने मना किया था कि आपको मेन लीड नहीं करने। तो मेरे को जैसे कॉल आता है, हेलो हाँ जी आप सोमेंद्र बोल रहे हैं, हाँ हाँ अच्छा ये अभी आप परवरिश में 2-3 दिन का काम करके गए हैं, और हमारे प्रोड्यूसर चाहते हैं कि आप, हमारा नया शो आ रहा है उसके मेन लीड करें। मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, लीड नहीं करना मुझे, आप एक काम करिए, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट रोल या पैरेलल में कोई हो तो देना। और वो सामने से एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। यार कमाल बंदा है, लोग अलग अलग शहरों से, छोटे छोटे शहरों से आते हैं यहाँ पे अपने सपने लेके कि हमें हीरो बनना है, हीरो बनना है, इसको हम हीरो दे रहे हैं, और ये कह रहा है कि नहीं मुझे भाई आप साइड में रखो। लोग जैसे मेन लीड ही देते हैं, मतलब साइड रोल देते हैं, लेकिन आपको सीधा मेन लीड दिया हाँ, और आपने उसी को मना कर दिया। मैं उसको इसलिए मना कर रहा था ना, क्योंकि मेरे मेंटोर के कहने के हिसाब से हाँ। ये चीज़ थी कि आप टाइप कास्ट हो जाओगे, आप टीवी से हम्म। फिर निकल नहीं पाओगे। और उस चक्कर में मैंने उसको मना किया, और सब हैरान होते थे, मतलब काफ़ी सारे वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर एक थे, शाकिर खान जी, और एक साबिर अली, बहुत सारे पुराने टाइम के, आज से 11-12 साल पहले जिनसे मैं मिला था, वो आज भी मेरे को कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई इस बंदे का भी अलग ही माइंडसेट था। तो तो आज इसलिए मैंने नहीं आपको लगता है कि जो आप जिसको आप मेंटोर समझते थे, उसने जो भी आपको रास्ते बताए, शायद उससे आप काफ़ी ज़्यादा भटक गए, वरना आप अगर उस लाइन पे चलते रहते, अगर आप सिलेक्ट हो जाते और अपनी एक्टिंग करते रहते, तो आज आप कहीं और अलग ही मुकाम पे होते। नहीं यार, कभी किसी को ब्लेम तो नहीं मैं करना चाहूँगा किसी भी चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि इंसान अपनी तकदीर, अपनी मेहनत अपने बलबूते पे बनाता है, और उस इंसान ने अपनी तरफ से जितना हो सके बेस्ट ही मेरे लिए करने की कोशिश की थी, और आज भी वो सोचता है, मेरे को लगता है कि वो सही एकदम बेहतर ही सोचता होगा मेरे लिए। पर ठीक है, वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई बार आप सही पत्ते भी फेंको तब भी आप बाजी नहीं जीत पाते, तो वो कोई और किसी के हाथ ये में नहीं। जो आपका सबसे बड़ा रोल जो हमने लगा, जैसे कि हमने जो फर्स्ट टाइम देखा आपको आशिकी 2 में, पूरे गाँव में ये हो गया था कि ये उसी सोमेंद्र सोलंकी, बहुत ही बढ़िया रोल था। हाँ, वो सोमेंद्र सोलंकी कि भाई हमारे गांव से कि भाई उसमें आए मूवीज में, सबने वो सीन, मूवी देखी नहीं देखी हो पर वो सीन जरूर देखा है।
तो उस सीन के ऊपर कुछ बताइए और मूवी सेट के ऊपर कुछ बताइए। दरअसल ये उसी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि मेरा एक मेंटोर था, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर लगा था उस मूवी में। तो बेसिकली हम साथ में ही रह रहे थे, और साथ में रहने के बाद मैं कुछ टाइम के बाद दिल्ली वापस आया, क्योंकि मुझे कॉलेज कंप्लीट करना था। कॉलेज में बीच में छोड़ के चला गया था अपना, तो वो करने के लिए मैं वापस आया था। तब मुझे जिस तरह प्री प्रोडक्शन में मैं उनके साथ रहता था, चाहे मैं ऑन द बुक्स नहीं था, बट मैं जो वो मेरा मेंटोर था मैं उसके साथ रहता था, तो अपना सारा काम करना प्री प्रोडक्शन का वो मैं सब सीखता रहता था कि क्या प्रोसेस होता है एक फिल्म मेकिंग का। तो जब मूवी की शूटिंग चल रही थी तब मुझे एकदम से उसका कॉल आता है कि सुमी ऐसे ऐसे है, और मैं दिल्ली में था, और एक लास्ट सीन है, और उसके लिए अगर आ जाएगा तो बहुत सही रहेगा। पता नहीं उस टाइम दिमाग में क्या आया क्या नहीं, खड़े पैर अपनी फ्लाइट की टिकट कराई, और बस वही क्वेश्चन नहीं करता था उस टाइम में। मेरे को लगता था कि चलो एक बंदा सिखा रहा है या समझा रहा है तो उसकी बात सुनो, और मैं चला गया। मैंने इस तरीके से वो कर लिया। बाकी हालांकि टीम मुझे सारी जानती थी, और वो भी उसी के थ्रू जानती थी, क्योंकि वो हमेशा हम साथ में ही रहते थे। तो श्रद्धा कपूर, आदित्य रॉय कपूर, इनके साथ पार्टीज़ करना, चिल करना, मोहित सूरी के बंगलों पे जाके पार्टीज़ करना, ये सब बहुत कम एज में मैंने बहुत कुछ देख रहा था। ये सब मैं 18 और 19 के एज में देख रहा था, जो कि आज मतलब लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। मैं बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज में बैठ रहा था, और शायद वही एक रीज़न था कि मुझे लगता भी था कि शायद हाँ यार मेरे को क्यों जाना है मतलब सीरियल्स में। मैं सही फिल्मी लोगों के साथ बैठता हूँ, और थोड़े टाइम की बात है मेरे को भी ब्रेक मिल जाएगा। आपने जैसे कि अभी ये पार्टीज के बारे में बताया, आपने बहुत सारी पार्टीज करी, तो जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं बॉलीवुड में ड्रग्स वगैरह या ये सब नशे वगैरह चल रहे हैं, तो आप उनके बारे में आपको क्या पता है कि आप पार्टीज में रहे हो, क्या ये सच्ची में इतने ज्यादा हैवी नशेज वगैरह करते हैं? क्या कहना आपका इस बारे में? यार ड्रग्स और पार्टीज़ के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस शहर में अब हम बैठे हैं दिल्ली, तो अब क्या इसमें कम ड्रग्स और नशे चलते हैं? नहीं वो तो पार्टियों में तो हर जगह चलते हैं। वो तो सिर्फ वही वाली बात है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आप टारगेट करके और बोलो कि भाई यहीं पे चलते हैं नशे, तो ऐसा नहीं है। नशे जिस इंसान को करने हैं वो बॉलीवुड में जाके थोड़ी करेगा, वो तो यहाँ अभी आप बाहर चले जाओ फुटपाथ पे बैठ के भी नशे करता हुआ मिलेगा। तो वो तो कॉमन चीज़ है, वो जहाँ चलनी है, जहाँ जैसे चलती हैं, वो आज भी वैसे चल रही हैं, कल भी वैसे ही चलती रहेंगी, और वो हवा बनाने वाली बात है। उनको तो कौन नहीं रोक सकता है, चाहे कितना ही कुछ कर ले। मैंने जैसे कि बताया आपको, मतलब आप अपने आसपास में भी देखेंगे तो नशा तो मतलब नहीं करना चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। और थैंकफुली मैं इस चीज़ से बचा रहा, तो इसीलिए आपके सामने ठीक सही सलामत बैठा हूँ, वरना तो आपको पता ही है फिर नशा तो कहाँ ले जाए इंसान को। हम भाई के क्वेश्चन पे आते हैं जो स्टार्टिंग में पूछा था और इतनी लंबी बात खींच गई कौन कि सा? आपने अर्जुन का रोल क्यों छोड़ा है ये इन दिनों की बात से, अच्छा रोल मिला था आपको? बताइए। हाँ, ये पता है एक सबसे मेजर क्वेश्चन है जो मैं फेस करता हूँ अपने सोशल मीडिया पे आज तक मुझे पता है मेरे अपने चाहे निकनेम हुआ सोमी या मेरा ओरिजिनल नेम हुआ सोमेंद्र सोलंकी, मुझे लगता है हार्डली 2 या 3% जानते होंगे, वरना सब अर्जुन अर्जुन अर्जुन। उसी की वजह से मेरे को अभी ये जो ना उम्र की सीमा एक शो मिला था उसमें भी नाम, ये भी आपने छोड़ दिया। इसमें भी अर्जुन। हाँ, ये भी आपने छोड़ दिया। ये क्या चल रहा है, ये आप क्या छोड़ते ही जा रहे हो, क्या चल क्या रहा है, आप बताइए इसके बारे में। देखिए, ये जो आपने ये सब छोड़ा, ये भी उस मेंटर ने ही कहा था आपको? नहीं ये मेंटर ने नहीं कहा था मुझे। बेसिकली छोड़ने का रीज़न ऐसा था कि जब शुरुआत में वो शो मेरे को मिला, जैसे कि ये उन दिनों की बात है से शुरू करता हूँ मैं, तो ऐसे ही पैरेलल लीड मेरे को रोल मिला था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट तक में लिखा गया था कि आपके 20 डेज एक्सक्लूसिवली यूज़ किए जाएंगे, और आप कहीं और ऑब्वियसली साइन नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें मतलब आप समझ रहे हो कि मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। हालांकि अगर आप 20 दिन लॉक कर देते हो और कहते हो कि 10 दिन खाली हैं, तो टीवी इंडस्ट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपको बताएंगे नहीं कि वो कौन से 20 दिन आपके साथ शूट करेंगे। कहने के लिए आपको 20 दिन लॉक करेंगे, या मान लो सपोजिटली 10 दिन लॉक करेंगे, बट आप कहीं नहीं जा सकते। आप जैसे ही बोलोगे ना अच्छा मैं कल वहाँ शूट करने जा रहा हूँ या परसों वहाँ शूट करने जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, आपको प्रोडक्शन वाला फ़ोन कर करके परेशान कर देगा, अरे नहीं सर आपकी तो सर स्टोरी आ रही है, सर आपका तो कैरेक्टर का ग्राफ चेंज हो रहा है, वो हो रहा है, आपको करने ही नहीं देंगे कुछ भी। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पता नहीं कब जाके सॉल्व होगी कब नहीं होगी। तो जब मैं वो शो कर रहा था ना दरअसल, तो मुझे काफ़ी सारे वादे किए गए थे कि इस शो में आपका पूरा पैरेलल लीड एक कैरेक्टर है, आपके 20 दिन हमें चाहिए, आपका एक लव एंगल चलेगा जो इसमें शिफाली थी, कि आपका एक लव एंगल पैरेलली चलेगा हमारे लीड हीरो हीरोइन के साथ। और जिस तरीके के मुझे वादे किए गए थे 30 एपिसोड के बाद आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो वो
एपिसोड दर एपिसोड में आगे बढ़ता रहा, काम करता रहा, और मैं उनसे क्रिएटिव से जाके क्वेश्चन करता था कि कब हो रहा है जो आपने बोला था, मतलब कब मेरा वो लव इंटरेस्ट जो आप लाने वाले थे, ट्रैक इन्वॉल्व करने वाले थे, वो कब आ रही है, कब हमारी स्टोरी इवॉल्व होगी। तो वो बहुत ज़्यादा है ना पुश ऑन किया जा रहा था उन क्वेश्चंस को। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। फाइनली मेरी 1-2 मीटिंग्स हुई प्रोड्यूसर्स के साथ कि आप गलत कर रहे हैं, आपने मेरे साथ ऐसा प्रॉमिस किया था। तो वो ले आते थे बीच बीच में मुझे थोड़ा शांत करने के लिए, खुश करने के लिए, कोई 1-2 ट्रैक्स अपने चंक्स ले आते थे कुछ एपिसोड में। अब कमाल यहाँ होने लगा कि जो 3 से 4 मिनट का एक चंक, जो एक आपकी स्क्रिप्ट आती है ना, डेली हम जब सुबह सेट पे जाते हैं तो एक स्क्रिप्ट आती है हमारे हाथ में कि आज आपका इतना सीन है और इतने मिनट का सीन है। वो सीन जो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते थे और अच्छा सा वहाँ पे शूट करते थे ना कहीं वो सीन जब एडिट के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट टीवी पे देखने को मिलता था ना, तो उसमें कट लग जाते थे। मैं जाता था क्रिएटिव के पास कि यार इतना अच्छा सीन हुआ था, आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि यार आज तो बहुत अच्छा लगेगा, मैंने सब दोस्तों को बताया कि ऐसा सीन आएगा, आपने वो सीन उड़ा दिया या फिर वो सीन बहुत एब्रप्टली कट कर दिया, वो सब क्यों कर रहे थे आप? तो कहते नहीं वो कुछ क्रिएटिव इशू हो गया था, वो कुछ चैनल का इशू आ गया था। मतलब वो जब देखो मुझे गोली देने लगे थे। मतलब आपको सीन पूरा करते थे लेकिन उसमें मेन लीड में काट देते थे उसको। जब वो मेन टेलीकास्ट होता टेलीकास्ट होता था तो काट देते उसको। टेलीकास्ट के टाइम पे मेरे को वो सीन या तो बहुत ज्यादा एब्रप्टली कटा हुआ मिलता था, अच्छा। उसको पेस अप कर देते थे। उसका अगर एक मोशन है, एक स्पीड है, एक सीन का एक इमोशन होता है ना, तो उसकी पेस अगर आप बढ़ा दोगे तो वो बहुत खराब हो जाएगा। तो जिससे मेरा काम जो है वो बहुत बुरे तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा था स्क्रीन पे, वो मेरे को टेंशन दे रही थी। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो कोई फर्स्ट टाइम है नहीं कि जो आप ही के साथ हो रहा होगा, ये बहुत से एक्टरों के साथ होता है। पर जैसे कि वेट तो करना ही चाहिए हर एक चीज में कि हाँ मैं वेट करूँ, क्या पता इससे कुछ अच्छा हो। अपनी अपनी अगर उस चीज फिलॉसफीज को छोड़ देना तो मुझे नहीं लगता भाई कहीं कहीं देखिए, हद तक अपनी सही अपनी है। फिलॉसफीज है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं हो रही थी कि मुझे वेट नहीं करना या मेरे पास पेशेंस नहीं है। प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ से हो रही थी कि उनका एक सेट माइंडसेट है, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और वो माइंडसेट कैसे ब्रेक होगी वो साइकिल मुझे ये भी नहीं मालूम, और कब शुरू हुई थी मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि इतना मैं जानता हूँ कि ये पहले नहीं था। मतलब अगर बात की जाए 80s या 90s की, तो पहले ऐसा नहीं होता था। अगर सेट पे कोई आर्टिस्ट होता था, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर कर रहा है, सबको एक अच्छा ओहदा मिलता था, एक इज्जत से बात होती थी, रिस्पेक्ट होती थी। बट हाल फिलहाल में कई सालों से मैं देख रहा हूँ टीवी में ना एक नया ट्रेंड आ गया है, और वो शायद मेरे को लगता है इस वजह से आया है कि नई नई बच्चियाँ बच्चे आते हैं अपने अपने घरों से सपने लेके, और वो इन प्रोडक्शन वालों के सामने या कोई कास्टिंग वालों के सामने लिटरली अपना टैलेंट दिखाने से ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं। सर प्लीज़ हमें काम दे दो, सर प्लीज़ हम पैसे ले लो हमसे, हमें रोल दे दो। मतलब वो पैसे तक देने को तैयार है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी एक ऐसी ईगो बूस्टअप हो गई है, चाहे वो कास्टिंग वाले हुए, चाहे प्रोडक्शन वाले हुए, कोई भी हुआ, बीट एनीवन ऑन सेट, डीओपी या डायरेक्टर्स या कोई भी, तो सबको पता है कि अच्छा हम कुछ है, हम इनसे कैसे भी बात करें, जब तक ये कुछ बन नहीं जाते तो इनको सुनना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो 98% या 95% लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ अपने दाव पे लगा के आए होते हैं। मेरे लिए पर्सनली ये एक बिलीफ है, मेरा बिलीफ सिस्टम, कि मैं कम खा लूँगा पर मैं अच्छा खाऊंगा, इज्जत का खाऊंगा। मुझे तुम कुछ बनने के बाद इज्जत दोगे तो मुझे वो नहीं चाहिए। मैं आज भी एक इंसान हूँ, वही 2 आँख 2 हाथ 2 पैर है। मैं कल को कुछ बन जाऊंगा, वो भी अपने लिए बनूंगा, तब भी मेरे यही 2 हाथ 2 आँख 2 पैर रहेगी। तो तब तुम मुझे इज्जत देना चाहते हो, तब तुम मुझसे प्यार से बात करोगे। और अभी मुझे तुम बोल रहे हो कि तुम अभी बने ही क्या हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, बोल दिया तो तुम्हें बोल दिया, गाली दे दी तो क्या हो गया? अरे क्या हो गया, मैं गाली सुनने आया हूँ क्या? इट्स एन आर्ट, क्राफ्ट है मेरी भाई, मैं उसको पोर्ट्रे कर रहा हूँ, मैं एक अच्छे से उसको चाहता हूँ कि वो खिल के आए, निखर के आए। मेरे लिए पैशन है, तुम्हारे लिए सिर्फ धंधा होगा, मेरे लिए नहीं है। फर्क सिर्फ उतना है। तो फिर जो आप ये बता रहे हैं, क्या ये दोनों ही शो में आपके साथ ऐसा ही हुआ सेम बिल्कुल जो आप बता रहे हैं कि यार मुझे लगा नहीं था कि ये दूसरे शो में, पहले तो ये पैटर्न समझ नहीं आया ना। आपको पहली बारी में कोई चीज़ कैसे समझ में आएगी? आप पहले सेट पे जाते हो, आपको लगता है शायद यहाँ लोग अच्छे नहीं हुए होंगे, शायद यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, अगले सेट में नहीं होगा। तो जब मैंने पहला ये शो 1 साल तक किया, बल्कि ये उन दिनों की बात है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने और शोज़ किए कि वो तो बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि उनके साथ मैं 1 साल टिक पाया। वो तो बहुत अच्छे लोग थे। उसके बाद जब मैं शो किए मैंने जो भी, तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो चाल चलन है, खासकर टीवी इंडस्ट्री का तो ये चाल चलन है कि आप अगर छोटे कैरेक्टर हो और ये डेट्स वाला इश्यूज, इसका तो कैरेक्टर से भी लेना देना नहीं है, वो तो फिर चाहे आप लीड भी हो,
डेट्स तो आप छोड़ दो, आप बंधवा मजदूर हो। टीवी मतलब बंधवा मजदूर। आप अपनी पसंद का कुछ नहीं कर सकते। आपको जब तक वो शो चल रहा है आपको करते रहना है वो शो। वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे या क्या करेंगे, ऊपर से बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाई नेपोटिज्म बहुत ज्यादा वो है इसमें कि आउटसाइडर्स को टिकने ही नहीं देते, मतलब एक तरीके से कह नहीं यार, सकते हैं इसमें आप। आउटसाइडर का कोई लेना देना ही नहीं है, ये पैटर्न ही है उनका। मतलब अगर आप लीड हो, चैनल के थ्रू अपॉइंट हुए हो, मतलब इतने आपने एक ओहदा बना लिया है कि आपको सीधा चैनल ने सेलेक्ट किया है, तो एक अलग फ़र्क होता है। आपको थोड़ा बहुत एक रिलैक्सेशन कुछ चीज़ों का मिल जाता है। अदरवाइज चाहे वो नेपोटिज्म के थ्रू भी आए, चाहे वो कैसे भी आए, डजेंट मैटर। वो एक पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से ही उन्होंने चला रखा है। वो एक मॉगूल्स है, आप समझो। जैसे पहले माफिया मूवी मॉगूल्स होते थे ना, ये हमारे टीवी इंडस्ट्री के मॉगूल्स हैं, और ये उसी तरीके से चलाएंगे इसको जैसे इनका एक सेट पैटर्न चला आ रहा है। और साफ सी बात है, मेरे जैसे जो बंदे किसी बात पे रिवोल्ट करते हैं, चाहे मैं एक्टर कितना ही अच्छा हूँ, चाहे मैं दिखने में कितना अच्छा हूँ, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ बिजनेसमैन मैं भी होता तो शायद कहीं ना कहीं उनसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। क्योंकि बिजनेसमैन को क्या दिख रहा है, प्रोड्यूसर को, कि हमारे पास अ, मान लो 5 से 6 लाख रुपए हमें को एक दिन के एपिसोड के लगाने हैं। 5 से 6 लाख रुपए अगर हमें एक एपिसोड के लगाने हैं, तो उस एपिसोड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज लूँ, समझ रहे हो। और उसमें अगर कोई बंदा हमें थोड़ा तकलीफ देता है या रिवोल्ट करता है, तो छोड़ो ना यार, एक्टर कोई 19-20 लिया हो चलेगा। मेरा जो शूट है ना, मतलब 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए जो मैंने वर्थ एक दिन पे लगाई है, मेरे को 18 मिनट की फुटेज मिलनी चाहिए। 15 मिनट की मिलेगी तो मज़ा नहीं। मतलब मेरे को नहीं, मैं वो एक बात बता रहा हूँ कि वो प्रोड्यूसर जो है ना, वो इस तरीके से सोचता है कि प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि मैंने जितना पैसे का वर्थ लगाई है वो कम हो। एक्टर उसको 19-20 चल जाएंगे, उसको चाहिए एक तरीके से जिसके यहाँ घोड़े की नाल लगी हो। सीधा कि सीधा मे- देखते रहे, मेरे कि हिसाब से चलता रहे बस। मेरे हिसाब से, या मेरे जो HOP मैंने हम्म। हेड ऑफ प्रोडक्शन अपॉइंट करके सेट पे भेजे हुए हैं कि भाई मेरे को एक दिन में तेरे को, उसकी जॉब क्या है HOP की, कि उसको मैक्सिमम फुटेज निकाल के देनी है। अगर 18 मिनट की फुटेज जिसमें एक एपिसोड बन जाता है, उसने एक दिन में निकाल के दे दिया, तो उसका तो फायदा है ना प्रोड्यूसर का, कि यार खाली 6-7 लाख रुपए लगा के अगर मुझे एक दिन की 18 मिनट की फुटेज मिल गई तो उसको फायदा है, तो अपनी जॉब जस्टिफाई करता है HOP। अब HOP को अगर ये दिख रहा है कि कोई एक्टर राड़ा कर रहा है, या मान लो उसको मैं अगर डायरेक्टर, या मान लो कोई भी सेट पे गंदे तरीके से या बदतमीजी से बोल देता है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, वो या इशू कर देता है, क्रिएट कर देता है, तो वो क्या चाहेगा, हटाओ यार इस एक्टर को, किसी और को लाओ। तो उससे एक इमेज भी क्रिएट होती है। वो डर भी था। थोड़े टाइम मैंने शो करने के बाद फिर सोच लिया कि भाई अब बहुत हो गया है, अभी ये सब नहीं। ये इतना सब हुआ, जैसे कि आपने शो भी छोड़े, ये सब हुआ, तो फैमिली की तरफ से क्या रहा, किसने क्या रिएक्ट किया कि आप बार बार शो छोड़ के वापस आ रहे थे? क्या चल रहा था माइंड में, या फिर घर पे क्या चल रहा था, कौन क्या बोल रहा था? फैमिली तो यार देख, पहले दिन से ही जो आपने लाइन चूज़ की, क्योंकि मैं एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आता हूँ, जाट फैमिली से, और ये लगा लो कि हमारी फैमिली में ना, हमारा जो कल्चर है जाटों का, मैं दिल्ली के एक भारी दिल्ली के गांव से आता हूँ, पूटकला से। तो वहाँ पे ये कल्चर ही एक्टिंग वैक्टिंग का मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैं 18 साल की उम्र में गया, शुरुआत में तो अच्छा लगता था उनको, क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में फोटोज आ रहे थे, क्लीन एंड क्लियर, फेम सा हो रहा था थोड़ा, क्लीन जैसे। एंड क्लियर फ्रेश फेस बन गया था। छोटा मोटा एक लास्ट में सीन आशिकी 2 में आ गया था, फिर सीरियल मिलने लगे, उनको अच्छा लग रहा था। लेकिन जब ये छोड़ छोड़ के आने लगा हो ना, उसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, फिर एज भी बढ़ रही थी, तो उनको था कि प्रॉब्लम, कि ये क्या करेगा ऐसे, कुछ स्टैगनेंट नहीं है इसके पास कुछ कांस्टेंट नहीं है, तो रहता है उनको तकलीफ, आज भी रहती है, बट ठीक है। फिर कोई सपोर्ट में भी है जैसे कि आपके, बिल्कुल, जो आपको इस सपोर्ट करता रहता है मैं फिर? खुद अपना अपना के लिए सपोर्ट हूँ, वो ही बहुत है। बाकी ठीक है, और प्यार जनता देती घर रहे। वाले भी करते हैं आपको सपोर्ट? करते हैं यार, एक जहाँ तक उनसे जितनी समझ हो पाती है उतना वो कर लेते हैं। बाकी आप क्या जितना कर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सकते हो वो यार, सपोर्ट मतलब करते हैं। आप वो जितनी उनकी समझदारी है उस हम्म। लेवल से वो मेरे से कर लेते हैं बात। बाकी उनको अब जो आजकल बहुत ज़्यादा कंसर्न चलती है ना कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, किसी को ऐसे मत बोलो या किसी को ये मत बोलो, अब वो तो चीज़ उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो तो भाई मुंह फट लोग हैं अपने पुराने देसी, पुराने वो जैसे। तो उनके मुंह में जो आएगा वो बोलेंगे। वो मुझे समझना पड़ता है कि चलो ये वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो लेता हूँ मैं उसको पॉजिटिव सेंस में, कुछ चीज़ें हर्ट कर जाती हैं कई बार, ठीक है। चलो बैक टू द दिल्ली। अब आप ये बताइए हमें कि आप घूमने के हमें बहुत शौकीन दिखते हैं। आप कहीं ना कहीं हमें दिखते ही रहते हैं, आज इधर चले गए, आज उधर चले गए, बहुत ज़्यादा करते हैं भाई। कैंपिंग वैम्पिंग वगैरह। तो अपने कुछ ट्रैवल के बारे में शौक बताइए कि आपको ये कैसे
और आपको मतलब वाह। पता कहाँ से चलता है जगहों का, जो आप इतनी जगह पहुंच जाते हो जो आज तक देखी नहीं किसी ने, हमने नहीं देखी वीडियोस में। हम देखते हैं आपकी वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी जगह होती है, तो आप मतलब कैसे क्या करते हो? तो बेसिकली ये घूमने वाला जो चस्का है ना, घूमने वाला चस्का कहीं ना कहीं लगा था मुझे जब मैं बॉम्बे फर्स्ट टाइम गया था ना। मैं बता रहा था आशिकी 2 वगैरह ये सब करके आया, फिर वापस आके कॉलेज वॉलेज कंप्लीट किया अपना। तो जब कॉलेज वॉलेज कंप्लीट कर रहा था और इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था मैं, तो कुछ आखिर तक आते आते ऐसा समय आ गया कि मुझे पता नहीं किताबों से किस प्रकार का पागलपन वाला प्यार हो गया। मतलब मैं अपनी कोर्स से रिलेटेड बुक्स तो पढ़ता ही था, मैं आउट ऑफ द कोर्स भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने लगा था, अलग ही यूरोसेंट्रिक लेंस से चीज़ों को देखने लगा था। रह रहा था यहाँ पूटकला जैसे देसी गांव में, और सोच पता नहीं कहाँ वेस्टर्न चल रही थी। तो कहीं ना मैं डिस्कनेक्ट होने लगा अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, क्योंकि जो बातें मैं पहले किया करता था वो ना करके मैं किसी अलग ही टेंजेंट में जा रहा था, और वो मैं चेंज होता जा रहा था। बुक्स की वजह से हो रहा था या कैसी, मतलब वो ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा डीप एनग्रेव्ड हो गया था ना उन किताबों में, कि मेरे को लगने लगा था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से मैं लाइफ को लीड करूँ। और जो कि मेरे को एक डिस्कनेक्ट दे रही थी मेरे दोस्तों से, मेरे आसपास वालों से, मैं उनकी बातें नहीं समझ पा रहा था, या उनको जज करने लगा था, या एनालाइज करने लगा था कि यार आप जिस तरह आजकल ये चीज़ बड़ी चलती है कि बहुत ओवर सेंसिटिव है लोग चीज़ों को लेके, चाहे वो बॉडी शेमिंग हुई, चाहे वो कुछ भी मतलब चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे, जब इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातें हो भी नहीं रही थी, उस टाइम तो सोशल मीडिया तो सही बताऊँ था भी नहीं, ठीक है। इंस्टाग्राम भी कहीं, मैं इंस्टाग्राम पे शायद 2014 के आसपास आया था। तो मैं जब वो सारी चीज़ें पढ़ रहा था, तो लोग जब मेरे आसपास नॉर्मल जो मजाक शायद मैं भी खुद करता था उनके साथ बैठ के, वो करने लगे थे, तो मैं उनको जज करता था कि अरे ये तो इसने गलत बात कर दी, ये तो ऐसा है वैसा है, अच्छा ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में बिलीव करता है। ऑफेंड होने लग गए थे थोड़ा? मतलब मैं बहुत जजमेंटल, हमारा क्या होता है ना इंग्लिश ऑनर्स लिटरेचर कोर्सेज में, क्या होता है कि आप एनालाइज करते हो, आप डाइसेक्ट करते हो हर एक टेक्स्ट को, कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ऑथर, या इसमें क्या कहना चाह रहा है पोएट। तो मैं इतना डाइसेक्ट करने लगा था, नॉट जस्ट द बुक्स बट पीपल्स पर्सनैलिटी, कि मुझे एक अलग ही तरीके का डिप्रेशन अटैक आया, जिसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई थी, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, एक बहुत ही अनोखा केस था इंटेलिजेंसिया। तो मैं जब जिस तरह मान लो साइकोलॉजिस्ट के पास भी गया, तो साइकोलॉजिस्ट मेरे को चेक करने के लिए, या मुझे बेटरली जज करने के लिए, या कैसे भी मतलब मेरे को डायग्नोस करने के लिए, जब वो चीज़ें समझ रहा है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको टारगेट कर रहे हैं? मैंने नहीं, मेरे को परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो द थिंग इज़ कि जो टर्मिनोलॉजी, और वो हैरान हो गया कि ओ यू नो दिस टर्म, जो टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं अपने एक अप्रोच के लिए, वो मेरे को पता थी, क्योंकि मैं सिगमंड फ्रॉइड पढ़ रहा था, और पता नहीं क्या क्या चाह, मैं पता ही नहीं क्या क्या पढ़ रहा था अपने मतलब कोर्स के अलावा भी। तो मेरे को ट्रीट करना भी उसके लिए बहुत किताबी कीड़े मुश्किल बन गए थे आप, एक तरीके से कह सकते हैं किताबी कीड़े बन गए थे आप यहाँ पे हाँ, से। बहुत ज़्यादा। वो कीड़ा ऐसा परेशान किया उसने कि वहाँ से मेरे को शौक लगा कि जब मैं एक बहुत गंदे डिप्रेशन टाइम में आ गया था, घूमने का, मुझे दोस्तों ने कुछ, तो जब आप एंग्जाइटी हुई आपको, तो फैमिली ने कुछ नहीं कहा आपको, मतलब सपोर्ट टाइप, या फिर कुछ भी समझाया हो आपको, यार फैमिली को या समझ उनके ही नहीं, आगे आपने कुछ दिखाया नहीं ऐसा? फैमिली को दिख तो रही था, उसको तो आप कैसे संभाल सकते हो, क्लिनिकल चीज़ होती है ये, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन आधे लोगों को तो लगता है कि अच्छा बस उदासी आ गई तो वो डिप्रेशन है, वो एक अलग डिप्रेसिव स्टेट हो सकती है, लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो एक अलग होता है, और वो दिख जाता है, आप कोशिश कितनी कर लो छुपाने की, वो दिख जाएगा। तो घर वालों को कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो घर वालों को लगता था पता नहीं क्या मजनू सा बना रहता है ये वो, तो उनकी तो वही अपनी देसी बात, बढ़िया अपना खाड़े में जा, बढ़िया अपना दूध पी, खेल कूद, उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है अंदर दिमाग में। तो बेसिकली उसके बाद एक बहुत कमाल का किस्सा हुआ, जो कि मैं थैंकफुल हूँ कि मैं ऐसे ही अपने कुछ कॉलेज के यार दोस्तों में बैठा था, उन्हें पता था, थोड़ा बहुत आइडिया था कि मम्मी ने या पापा ने बता दिया था कि ये सुसाइडल हो रखा है, तो इसको अकेले मत छोड़ना, और दवाइयाँ मेरे पास रहती थी मेरी इंसोम्निया की या जो भी। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के कहीं पार्टी वार्टी कर रहा था, यहीं पीजी मेंस की बात है शायद, हाँ पीजी मेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं वहाँ जब पार्टी कर रहा था, तो एक सीनियर आया, उसने मेरे को बोला कि इसको एनरोल कराते हैं बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए, इसको पहाड़ वहाड़ में बीच बीच में घूमता रहता था ना, पहाड़ों में वैसे भी अच्छा रहता है, क्या पता क्या चेंज हो गया है इसमें, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। तो तब मुझे मेरे सीनियर ने एनरोल करवाया ज़बरदस्ती, मुझे कोई नॉलेज भी नहीं कि क्या बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है। उसने कहा पहलगांव कश्मीर में वो कोर्स था,
जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, आप चेक कर सकते हैं, वो एक गवर्नमेंट ऑथराइजेशन है। तो वहाँ के लिए उन्होंने मेरे को एनरोल कराया। और यहाँ एक बहुत ही फ़नी स्टोरी हुई। बेसिकली मुझे लगा था कि भाई मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, बढ़िया 1 महीना अपना रिलैक्स करूँगा इस सब चीज़ों से दूर और ठीक हो जाऊँगा। कश्मीर जा रहा हूँ, वहाँ किसी को पता भी नहीं होगा कि अच्छा किस चीज़ से मैं जूझ रहा हूँ, खुश रहूँगा अपने में, मैं अपना खुद को टाइम मिलेगा। मैं अपना बैग वैग पैक करके चला गया, हैवी एकदम सूटकेस वगैरह, फुल जैंकी कपड़े, चश्मे वश्मे कि हाँ भाई मैं तो जा रहा हूँ घूमने। वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच के मेरे को जैसे जैसे मैं रास्ते की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि यार ये कहाँ, मतलब समझ रहे हो आप कि मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं मेरे को दिख रहे हैं एकदम डिसिप्लिन्ड, और वो मुझे जज कर रहे हैं, मतलब ऐसे देख रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैं जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग विंटर स्पोर्ट्स, अब बीएमसी करने आए हो। मैंने कहा हाँ मैं बीएमसी करने आया हूँ। और वो बंदा मेरे को ऐसे जज कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता था कि वो क्या करने आया, मुझे थोड़ी पता था, मेरे को तो मेरे दोस्तों ने मेरे को भेजा था। आप एक्साइटेड थे थोड़े? मैं एक्साइटेड था कि भाई मैं तो किसी ट्रिप पे आया हूँ, हाँ। कि मैं ट्रिप पे आया हूँ किसी। तो मैं गया और अंदर जाके बिंदास अपना उन्होंने हमको खड़ा कराया और उन्होंने कहा ये आपकी रूम्स है, आप रूम में जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए और फिर बाहर आ जाइएगा। ठीक है यार, क्या मस्त रिट्रीट टाइप है, कुछ ना कुछ पता चलेगा। और मैं गया अपना बाथरूम में मस्त नहा धो के, टाल वगैरह लपेट के, फुल सावरिया के रणबीर कपूर की तरह बाहर आया। और बाहर आके देखता हूँ सब लोग ऐसे फौजियों की तरह लाइन में खड़े हैं, सब लोग। मेरे साथ जो बंदा आया था गाड़ी में, वो भी जो एक शेयरिंग कैब में मेरे को मिल गया था, सब लोग ऐसे लाइन से खड़े हैं। और मैं ऐसे देख रहा हूँ कैसे क्यों खड़े हैं जैसे, और सामने एक बंदा खड़ा है फुल फौजी स्टाइल में ब्रीफिंग चल रही है। जैसा आपने सोचा था उससे बिल्कुल अपोजिट हुआ। बिल्कुल अपोजिट, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। और मैं खड़ा हूँ ऐसे, और मैं ऐसे तौलिया लपेटते लपेटते मैं ऐसे देख रहा हूँ बाहर एकदम ओपन में ग्राउंड में। और वो मेरे को ऐसे मुड़ के देखता है, उस्ताद ओए इधर आ। मैं ऐसे देख रहा हूँ मुझसे बात कर रहा है क्या, मुझे पता ही नहीं कि मेरे से ऐसे क्यों बात करेगा, कौन है। कहते हाँ तू ही, इधर आ। मैं गया, ये क्या तरीका है यहाँ पे खड़े होने का, जाओ अंदर जाके अपना ट्रैक सूट पहन के आओ, ये पहन के आओ, वो पहन के आओ। मैं कहा ये क्या चल क्या रहा है। मैं आया वापस, आके वहाँ पे मस्त खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ब्रीफिंग खत्म हुई, आइडिया लगा कि कुछ एनसीसी कैंप जैसा भाई है। तो फिर वो मेरे साथ बंदा आया था, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई तू हंस रहा था गाड़ी में भी, तुझे कुछ ना कुछ पता है, मैं कहाँ आया हूँ, ये क्या है, आपने उससे पूछा कि है क्या ये है क्या चीज़, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। उसने कहा भाई तुम अननोन था या फिर कोई आपका अननोन, friend? वो अननोन ऐसे ही रास्ते में मिला था। अभी भी वो अच्छा खासा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और वो मेरे को मिला था। और वो बंदा मेरे को कहता है भाई तुम्हें पता भी है तुम क्या करने आए हो, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स है। मैं कहा अच्छा तो इसमें क्या होगा, फिर आपको सिखाया जाएगा माउंटेनियरिंग कैसे होती है, आपका एक कोर्स है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। यार मुझे तो पता नहीं, मेरे दोस्तों ने मेरे को यहाँ भेज दिया और आप excited थे पूरे मैं एक्साइटेड था। और वो पूरे उसमें मैंने मतलब बेसिक माउंटेनिंग में, पर देखो थैंकफुली क्या हुआ, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता भी नहीं था, वो 28 दिन का जब मैंने कोर्स किया कंप्लीट, उसमें रैपलिंग थी, उसमें आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग थी, ग्लेशियर क्लाइंबिंग थी, आइसेक्स वगैरह, क्रैम्पॉन्स वगैरह पहना के सारी चीज़ें, थ्योरीज थी, पेपर होता है लास्ट में, और आपको सुबह सुबह वो उठा देते थे रोल कॉल के लिए। कंपनी हवलदार मेजर थे हमारे, उस्ताद लोग थे, सुबह सुबह रोल कॉल होगी, हमारे रक्सैक के अंदर 10 से 15 ईंटें भर देते थे वो, और हमें 5 किलोमीटर पहाड़ों में भगाते थे। वही बिल्कुल फौजी वाली ट्रेनिंग होती थी। हाँ 5 किलोमीटर भागोगे, 5 किलोमीटर भागने के बाद हम वापस आते थे, फिर अपना बढ़िया खाना वाना मिलता था सब कुछ, और मतलब एक फैमिली टाइप बन गई थी। और मैं भूल गया था कि मैं किस डिप्रेशन में था, क्या था, क्योंकि समय ही नहीं मिल रहा था, सुबह 5 बजे उठना, जब सब मतलब कुछ। आप वहाँ पे गए, मतलब ट्रैवलिंग वगैरह वो कोर्स किया, तब ऐसे कोई थॉट्स वगैरह तो नहीं आते थे जो यहाँ पे आते थे दिल्ली में रह के, सुसाइडल जैसे बता रहे थे आपके घर वाले फ्रेंड्स को, तो वहाँ जाके ऐसा कुछ नहीं हुआ? वहाँ से सब चीज़ों से कट गया ना, मैं सब वहाँ कुछ पे फ्री, बिल्कुल मैं एकदम फ्री हो गया, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा। मतलब मेरे को 5 बजे उठना है, मुझे पता है 7 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर आधे घंटे आपको चेंज वेंज करने के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर आपको रैपलिंग के लिए जाना है, फिर आपको ग्लेशियर क्लाइंबिंग के लिए जाना है, 7 रात तक आओगे, 1 घंटे के लिए लाइट मिलेगी, उसमें अपना आप अरेंज कर लो, जो भी अपना बैग वैग है या अपना सोने के लिए स्लीपिंग बैग है वो सब कर लो अरेंज। उसके बाद आप सो जाते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था। उस कोर्स के टाइम आपको आपको किसी ने पहचाना कि आप अर्जुन थे? उस टाइम तक मैंने वो शो किया ही नहीं था, अच्छा, ये इससे पहले की बात है। ये उससे पहले की बात है, मतलब उससे आपके ये सारी एंजाइटी वगैरह पहले ही हो चुका था, मतलब ये सब पहले ही हो चुका था। तब तक मैं कुछ भी इतना सॉलिड मैंने नहीं किया था। लेकिन उसमें भाई आपको ये इस कोर्स से आपको एक ये बेनिफिट हुआ कि आप डिप्रेशन वगैरह से कट गए।
हम बिल्कुल तो नहीं कट सकते, मतलब मैं हाँ, ये बाइपोलर हूँ मतलब बेसिकली, मेरा बहुत रेयर केस है, मैं आई एम अ बाइपोलर। तो इसके बारे रहता में है थोड़ा बताइए क्या मतलब है? बाइपोलर, बेसिकली मुझे डिप्रेसिव या मेनियक अटैक्स आते हैं, या तो मैं बहुत ही ज़्यादा मेनियक एक्साइटेड खुश रहता हूँ, या मैं एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड रहता हूँ, नथिंग इन बिटवीन। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अब चल रही है, अब कैसे मेडिकल साइंस, आप ये दिमाग के ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लोचा, केमिकल लोचा जिसको आप बोलते हो, तो अब उसके बारे में कर रही है रिसर्च, कैसे ठीक करना है कैसे नहीं। हालांकि दवाइयाँ हैं, बट मैं दवाइयाँ ज़्यादा प्रेफर नहीं आप कर रहा हूँ। इसके बदले आप घूमने में ज़्यादा वो रहते हो, जिससे ये सब चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाए, इसलिए आप ज़्यादा घूमते हो। मे भी, पता नहीं, मतलब घूमना तो अच्छा लगता है मुझे बेसिकली। उसके बाद से मैंने, मतलब जब ये मैंने कोर्स भी किया था अपना माउंटेनियरिंग, उसके बाद से फिर मैंने अपने आप को एल्पाइन स्टाइल ट्रैकिंग में घुसा दिया। मतलब अपना ही ब्यूटेन का गैस स्टोव कैरी करता हूँ, अपने दाल चावल मसाले कैरी करता हूँ, अपना स्लीपिंग बैग, अपना टेंट, हो जाता है मेरा कुछ। वो तो भाई हमने वीडियोस में देखा है आपकी, आप सब कुछ अपना लेके जाते हो और सोलो ट्रैवलिंग करते हो। हाँ, कुछ आप 25-28 इतने ज़्यादा घूम केजीज। चुके हो, आपका आज तक का बेस्ट क्या कहाँ का हो रहा है ट्रैक, आपको जो आपको बेस्ट लगता है कि मेरे को यहाँ जाके सबसे ज़्यादा सुकून मिला या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? यार सही बताऊँ, आप किसी भी ट्रैक पे चले जाओ, मैं आपको उस ट्रैक पे ही साल में 3 बार और लेके जाऊँगा, आपको हर बार वो ट्रैक अलग लगेगा। कमाल की बात यह है कि अब पूरी काया पलट जाती है। आप सेम ट्रैक पे अलग अलग सीजन्स में जाओ, विंटर्स में अलग जाओ, थोड़ा मतलब ऑटम में जाओ, सब में मतलब आपको कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। नेचर ब्यूटी चेंज हो जाती है नेचुरल ब्यूटी एकदम चेंज हो जाती है, और ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा अच्छा लगता है या क्या है, क्योंकि मतलब सबकी आप अलग कुछ सब बात है। ट्रैक्स की बात कर रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रैक है जो सारे सारे सब सारे सबकी ऐसे? एकदम काया पलट है। जैसे अभी ये सितंबर चल रहा है, सितंबर इज द बेस्ट मंथ, पूरी वैली ब्लूम पे होती है, बारिशें बंद हो जाएंगी एंड ऑफ सितंबर तक। कोई जाने का प्लान है क्या आपका? अभी तो वापस आया हूँ रुपिन पास से। अभी तो वहाँ के बारे में बताइए क्या सर आप? रुपिन पास में ट्रैक अभी गया था, अकेले ही करने गया था। अकेले मैंने यहाँ से अपनी बस करी और मैं रोडू चला गया, वॉल्वो में बैठ के। रोडू से मैंने शेयरिंग कैब ली और मैं पहुँच गया ऊपर जिस्कुन गाँव। जिस्कुन गाँव से शुरू होती है आपकी ये ट्रैकिंग, और मेरे पास वही हमेशा की तरह मेरा टेंट था, मेरा ब्यूटेन का गैस स्टोव था, मेरे दाल चावल सारे मसाले थे, और हम चलने लगे। और मतलब मैं अकेला ही था, अब तक तो किसी और को परमिशंस भी नहीं मिली थी देखा जाए तो। जितनी भी मतलब आपके बैचेस जाते हैं ना आगे जाने के लिए, इस तरह इंडिया एक्स लेके जाता है, ट्रैक द हिमालय, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं। इंडिया एक्स के लिए तो मैं एक बार एज एन ATL भी काम कर चुका हूँ, मतलब ट्रैक लीडिंग। तो उस टाइम कोई नहीं था, अभी जब मैं वैली में हो गया हूँ तब तक किसी को परमिशन नहीं मिली थी। बढ़िया ऊपर तक घूम के आया, बढ़िया अपर वाटरफॉल में मैंने टेंट लगाया। आप जैसे कि अकेले बहुत जाते हो, तो कभी आपको अकेले में डर नहीं लगा कि मैं भाई बहुत ज़्यादा आप तो रिस्क ले लिया, आपकी बार काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, कैसे उतरूँगा या इतना सामान है मेरे साथ या कुछ अनहोनी हो जाए आपके साथ, तो क्या कुछ बैकअप रहता है या फिर ये अकेले जाने का क्यों ऐसा वो रहता है आपको? यार देख सही बताऊँ तो वो जो एक बार वो डिप्रेसिव स्टेट आई थी ना जिसके बाद सुसाइडल हुआ था, उसके बाद से डर तो कभी लगा ही नहीं। उसके बाद से एक होता है ना कि डिटैचमेंट सी हो गई थी लाइफ से, कि है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक। और अच्छा लगता है बस। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि फंस जाता हूँ, कई बार लगता है ये लास्ट है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये जितने भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है उनने मेरे को काफ़ी स्ट्रांग बनाया। मैं काम रहता हूँ ऐसी स्टेट में ना, फिर जो होना है वो तो होगा ही, हम क्या तो कर भाई सकते जैसे आप ट्रैकिंग पे जाते रहते हो, तो कोई ऐसा हॉरर स्टोरी वगैरह हुई हो, कुछ भूत वाला या फिर? सीन हुआ हो, किसी के साथ भी देख हाँ सकते भाई, हैं। ऐसा कोई किस्सा बताओ ना। हैं। यार किस्से तो बहुत हैं, कौन से वाला? कुछ एक ऐसा बताओ जो आपके माइंड में आज भी छप रखा है बिल्कुल कि भाई जो ये तो नहीं निकल आपको सकता अच्छे माइंड। से याद हो, मतलब जिसको अच्छा, आप भूल नहीं सकते कभी, जैसे कभी कोई भालू वगैरह आ गया हो या कोई जानवर, अरे या कोई यार भूतिया स्टोरी या ये तो कुछ। भूतिया ही क्या है, ये तो एकदम रियल स्टोरी। भालू भालू तो भालू के बारे में बताऊं तो मेरे को एक बार कश्मीर ग्रेट लेक्स की बात है। बहुत सुंदर ट्रैक है कश्मीर ग्रेट लेक्स। तो ये 2018 की बात है, उस टाइम शुरू ही हुआ था एक्सप्लोरेशन टीम ने इंडिया की। 1 साल या कुछ 6-7 महीने पहले ही उसको ओपन किया था ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो उस ट्रैक के दौरान मैं अपना कैंप वगैरह लगा के मस्त सो रहा हूँ, रात के कुछ 2:30-3 बजे होंगे, मस्त नींद में हूँ, और एक ही दम है ना मेरे टेंट के एकदम से ऐसे हिलता है। वो आपके टेंट के जो कॉर्ड्स होते हैं ना वो फैले होते हैं, तो वो पूरा एकदम से टेंट हिलता है और आवाज़ आती है, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कांस्टेंट चल रही है कि ये आवाज़ किस चीज़ की आई है। अच्छा, आप डर गए और डर गया भाई इतनी तेज आवाज़ आ रही है, आपको यही नहीं पता कि ये जानवर कौन सा है। उस दिन आप अकेले थे? और अकेला अकेला, और आवाज़ आ रही है
एक कांस्टेंट चले जा रही है और ये नहीं पता है जानवर कौन सा है। मेरे पास हमेशा एक एक स्विस नाइफ मैं अपने साथ रखता हूँ, क्लासिकल वाला। तो नाइफ लेके मेरे को दिख रहा है यहाँ से टेंट हिल रहा है, तो कुछ भी आएगा जो भी है वो यहीं से आएगा, देखा जाएगा। अब तो पता नहीं क्या है भाई, मरना होगा जीना होगा, पर जो भी है वो यहीं पे है, यहीं से टेंट हिल रहा है। काफ़ी देर तक वो चल रहा है, वो करीबन चला होगा कुछ 40-50 सेकेंड, और 40-50 सेकेंड में भी वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो काफ़ी भयानक था। इतनी देर में मेरे को दिखता है कि भाई कुछ लोग आए, ओए ओए करके आवाज़ें आई और निकाल दिया। वो जो वहाँ पे पोर्टर्स होते हैं घोड़े वाले या डेरे वाले, उन्होंने आवाज़ सुनी होगी। लोग मतलब पहाड़ों पे आपको ना, जहाँ पे जिस हाइट पे मैं था, शायद वो सत्सर पास था या गटसर पास था, काफ़ी हाइट थी। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जनता आ सकती थी, वहाँ पे डेरे वाले जो होते हैं बकरियाँ चराने के लिए आते हैं, वैसे लोगों ने आवाज़ सुनी। रात का टाइम था और दूर तक आवाज़ जाती है, तो पता ही तो उनको पता लगा कि कुछ आवाज़ आ रही है। तो वो जब आए, उन्होंने देखा मेरे टेंट के पास, उन्होंने आके वो चेन मतलब खोली मेरी, भाईजान आप ठीक हो? अब भाईजान की तो जान निकल गई। तुम ये बताओ था क्या? अरे भाईजान वो भालू का बच्चा फंस गया था ना आपके इसमें, अच्छा हुआ इसकी माँ नहीं आई, वरना अभी आपका पूरा टेंट फाड़ देती। मगर फाड़ तो गई टेंट, छोड़ो क्या बताऊँ। उसके बाद कभी आपको लगा कि भाई नहीं अकेले नहीं आना आपसे, या ये सब? यार उस कुछ मोमेंट के लिए लगता है, बट आप नहीं रह सकते अलग, नहीं हो पाता। मतलब अभी भी जिस तरह रिसेंटली मैं जिस ट्रैक से आया हूँ, ये रोपेन पास, तो लास्ट एक स्ट्रेच आता है जो कि लोअर वाटरफॉल से अपर वाटरफॉल के लिए जाता है। तो उस वाटरफॉल में आप क्रॉस करते हो वाटरफॉल को। इतनी ज़्यादा हेल स्टॉर्म हो रही थी और कोहरा हो गया था, फुल ऑन बारिश चल रही है, मुझे वो रास्ता ही नहीं दिखा क्रॉस करने का। और अगर मैं वहाँ पे ज़्यादा देर बैठता तो बारिश वैसे ही हो रही है, मेरे को भी पता नहीं कि मैं कितनी देर रुक सकता हूँ। सब कुछ गीला हो रहा है, बैग है ऊपर से इतना हैवी, कुछ गीला होने की वजह से और भारी हो रहा सामान है, भी सारा आप ही बिल्कुल। सब कुछ मेरे पास है। तो मैं राइट चला गया, जबकि वो रास्ता भी नहीं था। बट मैंने देखा कि चलो अपर वाटरफॉल पे जाना है, कम से कम ये पहाड़ से अगर मैं कैसे भी करके रास्ता ढूंढ लेता हूँ तो चला जाऊँगा। वो इतना गलत डिसीजन था मेरा, क्योंकि वो राइट चढ़ तो रहा हूँ मैं, वहाँ कोई रास्ता नहीं, वो एकदम ऐसे इतना इंक्लाइन पे होगा वो, और टूटा और फूटा रास्ता होगा बिल्कुल। वो रास्ता था ही नहीं। अच्छा। लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था। एक टाइम के बाद मैंने दोनों अपने हाथ, दोनों पैर, घुटने, फिर छाती भी लगानी पड़ी एक जगह पे, वो एकदम खड़ा होता चला गया था। एक जगह तो ऐसा आया कि ऐसे बोल्डर निकला हुआ है और बोल्डर पे ऐसे हाथ लगा लगा के मैं पार कर रहा हूँ, पीछे मेरा बैग है और नीचे मेरे सिर्फ टोज, हल्के से पंजे ऐसे टिके हुए हैं, और अगर हल्का सा पैर स्लिप हुआ मेरा तो मैं सीधा नीचे हूँ। अच्छा। और मैं ऐसे बोल्डर ऐसे बाहर निकला हुआ, ऐसे बोल्डर पकड़ पकड़ के मैं जा रहा हूँ। इस टाइम मुझे फील हुआ था, और तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं आगे वाले रास्ते से सांगला से उतर जाऊंगा, पर वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा था। बट नेक्स्ट डे तक फिर दोबारा नॉर्मल हो गया कि नहीं यार ढूंढ लूंगा, अब तो चले जाएंगे। मजे तो आए। मजे तो यार आते ही हैं, मजे के लिए तो इतना सब ये हो जाता है ट्रैवल्स पे, कभी ऐसा भी हुआ कोई भूतिया स्टोरी या कुछ ऐसा हुआ हो? कुछ भूत के बारे में भी आजकल बहुत चल रहा है कि लोग बाग घूमने आते हैं, बता देते हैं हमें यहाँ भूत दिखा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि कोई भूत के बारे ये में ही कुछ हुआ हो? एक बार क्या हुआ था ना, मतलब हम तो कई बार तो मजाक मजाक में भी कर देते हैं। हाँ। मतलब जब मतलब आपस आपस जिस तरह कई बार मैं बैचेस लीड करता हूँ, मैं ना ट्रैक पे बैचेस ले आता हूँ अलग अलग कंपनीज के लिए, फ्रीलांसिंग में। तो जैसे मेरे पास ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया हुआ है, तो मैं अपना रेज्यूमे भेज देता हूँ अलग अलग कंपनीज़ को। कई बार वाई के लिए, वॉलंटियरिंग के लिए भी मैंने भेजा था, वहाँ से भी आया था, बट जा नहीं पाया। पर जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मैंने कईयों के लिए बैचेस लीड किए हैं, चाहे वो केदारकंठा हो, चाहे वो आपका ब्रह्मताल हो, अलग अलग ट्रैक्स पे। तो एक दो बार की बात है कि हम ऐसी एक, ब्रह्मताल की बात है शायद, ब्रह्मताल में तिलंडी कैंप साइट है, एक बहुत विंडी कैंप साइट है, बहुत हवा वगैरह चलती है। वहाँ से हम निकल रहे हैं और जाते 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 मेरे को पता नहीं, एक हमारे साथ क्लाइंट आई थी और कुछ मतलब वो अलग ही अपनी ही जोन में थी, मतलब उसको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू ब्रेक आइस विद हर कि चलो यार ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाओ, कि आप मतलब बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो अपने में ही थी। मतलब मैं चाह रहा था कि आइस ब्रेक करूं, पूरे ग्रुप में इन्वॉल्व हो। हाँ अकेली, बेशक अकेली आई है, हाँ बहुत हाँ। लोग अकेले आते हैं, सोलो हम्म। आते हैं ट्रैक्स पे, बट हम चाहते हैं कि वो पूरा एक ग्रुप बन जाए, पूरी एक फैमिली बन जाए। क्योंकि वहाँ पे आपका नेटवर्क्स तो होते नहीं फ़ोन में, ना आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ना आप इंस्टा यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी हो 4-5 दिन के लिए आप एक दूसरे के साथ ही हो। तो मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा ब्रेक करे। आगे जाके एक खुरोराई कैंप साइट है जो कि जंगल में बनती है, मतलब एक से पूरा फुल ऑन जंगल है, और उसके अंदर हम टेंट्स वगैरह लगाते हैं। तो वहाँ पे कैंप साइट में जाके रात को
सबने डिनर विनर कर लिया एंड समवेयर अराउंड 9-10 मैं सबको बोल रहा हूँ चलिए अच्छा गुड नाइट, सब अपने अपने टेंट में चले जाइए। और अब यू हैव टू रिस्पेक्ट नेचर एज वेल ना, कि आपको पता है कि आप एक जंगल के अंदर हो, जैकाल्स या कोई भी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ आप घूम रही है, तो आप एक टाइम पे अपने चले जाते हो, वो भी आपके स्पेस में नहीं आते, आप भी उनके में नहीं जाते, वो भी इतनी समझदारी रखते हैं कि नहीं तंग करते। अब वो बंदी अकेली बैठी हुई है जाके एक पत्थर पे और मस्त ऐसे देख रही है वो चांद को। मैं कहा यार ठीक है, अभी अच्छा है, सब अपना एक्सप्लोर करने आते हैं, कोई ऑफिस लाइफ से, कोई पता नहीं कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ से आया होगा, कर रही है एंजॉय, कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा बहुत टाइम दिया, मैं इधर उधर अपना तब तक काम निपटा रहा था, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का क्या करना है, मेन्यू, ये सब बातें अपनी मैं कुकिंग स्टाफ से कर रहा था। ये सब करने के बाद आधे एक घंटे बाद मैं जाता हूँ, मतलब कुछ 40-45 मिनट्स के बाद तो गया हूँ मैं देखता हूँ वो बंदी सेम पोजीशन में बैठी हुई है, वहीं पे उसी पत्थर में चांद को देखे जा रही है, और सेम जैसे मैं छोड़ के गया था सेम वैसे ही। मैं वापस जाता हूँ उसके पास और मैं जाके आराम से बैठता हूँ उसके पास, इज एवरीथिंग ऑल राइट। जो उसने लुक दिया ना मेरे को, दैट वॉज सर्टेनली नॉट नॉर्मल। मतलब वो जो उसने एकदम से ऐसे टर्न लिया और मुझे देखा है, आर यू ऑल राइट। थोड़ी देर के लिए मैं पीछे हो गया, मैं कुछ बोले नहीं बोले क्या क्या करना है अभी इससे। और वो कहती है बहुत एकदम प्लेन फेस के साथ, शी इज़ लाइक यस आई एम ऑल राइट, आई थिंक इट्स गेटिंग लेट, यू शुड बेटर गो इन टू योर टेंट एंड स्लीप। शी इज़ लाइक ओके, एकदम ब्लैंक फेस है, कोई वो नहीं, खड़ी होती है, टेंट में जाती है, सो जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में मैं उठता हूँ और मेरे को नॉर्मली कैजुअली ऐसे गुड मॉर्निंग हो गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, ऐसे ही टहल रहे हैं हम, रैप अप कर रहे हैं, वहाँ से निकलना है। मुझसे बड़ी कैजुअली आगे पूछती है अच्छा हाँ बताइए आप क्या कह रहे थे। मैंने कहा कब मैं क्या कह रहा था। कहते जब मैं सोने चली गई थी आप आए थे ना दोबारा मेरे को टेंट में बुलाने। मैं कहा मैं कब आया। कहते नहीं आप आए थे, आपने आवाज़ भी दी मुझे। मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं दी। कहते मैं तो बाहर भी गई हूँ उठ के। मैं कहा किसके साथ गई हूँ बाहर। कहते आप आए थे, फिर आपने मेरे को बाहर बुलाया, आपने कहा एक मिनट रुको मैं भी आया, कुछ भूल गया हूँ, उसके बाद आप आए नहीं, मैं काफ़ी देर खड़ी रही, फिर मैं वापस चली गई अंदर। तो वो मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा एक सिनारियो था। मतलब वो यूं कहती आप उसको दिखे थे लेकिन आप थे ही नहीं वहाँ पे। मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं तो उसको सुला के चला गया था, बट उसको ये था कि मैं आया हूँ दोबारा, उसके जहन में ऐसा था। और मैंने उसको बाहर बुलाया और मैंने बोला एक मिनट रुको मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। और वो वहीं पे खड़ी रही काफ़ी देर और वेट करके फिर वो चली गई। तो ये काफी सोचने की बात है। ऐसे तो आपका बहुत बार हुआ होगा वैसे कि अलग अलग चीज़ें होती रही हैं कई रही बार, मतलब ये तो गाँव में भी एक बार अलग किस्से हुए थे, बट ठीक है। जैसे कि अब आप इतने घूमते फिरते रहते हो और फिर आप कुछ जॉब वगैरह भी नहीं है, तो आप ये खर्चा पानी कैसे निकालते हैं इन सब चीज़ों का, जैसे कि आप घूमते ही फिरते रहते हो, मैं आप घूमता फिरता इंडस्ट्री से भी बैकआउट हो रखे हो, तो आप कैसे क्या करते हो इन सब चीज़ों से? यार मैं अपना जो इंडस्ट्री में भी काम करके आता हूँ तो उसमें तो कमाई लेता हूँ, उसकी सेविंग्स होती है। दूसरा मैं अगर ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ अलग अलग कंपनी, मैंने बोला जैसे मैं बैचलर हाँ। लीड करता हूँ तो वो भी फ्री में नहीं करता, उसके भी पैसे मिलते हैं, हो जाता है यार, काम तो निकल जाता है। पर आपने कभी ये व्लॉगिंग बनाने की क्यों नहीं सोची? कि आजकल देखते हैं कि लोग बाग ऐसे जैसे भाई आप ट्रेवल्स करते सोलो हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हो और बहुत जगह घूमते रहते हो, तो आपने मतलब ब्लॉगिंग वगैरह क्यों नहीं सोची? क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई गया भी नहीं है, आप वहाँ पर भी जा रखे हो, तो आप अगर बहुत व्लॉग ज़्यादा बनाए बढ़िया तो बढ़िया उसको बढ़िया जगह है वो। बहुत से लोग देखेंगे और बहुत वो रहेगा। तो यार आपने कभी क्यों नहीं किया ये? मुझे कई बार बोला लोगों ने कि तुम ट्रैवल वीलॉग क्यों नहीं चालू करते, या फिर अपना कुछ ऐसा ट्रैवल का व्हील चैनल होते हैं आजकल, ये सब चालू क्यों नहीं कर रहे हैं करते। आजकल लोग। तो वो मेरे को लगता है कि शायद अकेले मेरे को है ना वो करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं भी शायद, या तो मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ जो लोग इतना इजीली ये सब चीज़ें कर लेते हैं, वो एडिटिंग करना और साथ साथ वो बातें करते करते रिकॉर्ड करना। मुझे लगता है कि मैं जब कहीं घूमने जाता हूँ ना तो मुझे वो बस एक्सपीरियंस करना है, मज़े करने हैं। कोशिश की मैंने हालांकि एक दो बार, पर मैं बात तो बिल्कुल नहीं कर सकता, शायद रिकॉर्ड करके ले आऊँ और कि बाद में एडिट हो जाए, बट मैं ज़्यादा बातें वातें करने का उस टाइम मन नहीं करता, मेरा मन उस चीज़ को करता है फील करते हो उस टाइम पे? उस टाइम पे फील करने का मन करता है। आपने सुना आपने इलेक्शन भी लड़े हैं, इलेक्शन वगैरह भी लड़े थे और भाई आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हो, वो हाँ भी खालसा कॉलेज में एक सिख कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हुए थे आप, हमने सुना है। हाँ फर्स्ट ईयर की बात थी ये,
तो कोई ऐसा प्लान नहीं था मेरा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या कुछ करूंगा। मैं गया था कॉलेज में सिर्फ अपना एंजॉय करने, सही बताऊं तो आपको मतलब दोस्तों वगैरह ने सपोर्ट किया मतलब इलेक्शंस में या इसने भी फिर किया कि आपको इलेक्शन में हाँ, क्या होना चाहिए कि जैसे- सीनियर्स वगैरह थे नॉर्थ कैंपस में। जब मैं गया ना तो मैं गया था सिर्फ लाइफ एंजॉय करने की, भाई नॉर्थ अच्छा। कैंपस की लाइफ देखूंगा। 2011 की बात थी तो उस टाइम पे बहुत मजे आते थे, मतलब चिल सीन था। हम्म, तो मैं गया था कॉलेज में सिर्फ मजे मस्ती करने, और एडमिशन हो गया था मेरा स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू। तो इंग्लिश ऑनर्स में था। सीनियर्स जो थे उन्होंने देखा ये फ्रेश फेस भी बन गया, दिखने में भी अच्छा है और थोड़ी लड़कियों में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, तो उन्हें दिख गया था कि इसको अपने पैनल में रखते हैं और ये कोई ना कोई पोस्ट निकाल लाएगा। और थैंकफुली बन गया यार। तो आपके लोगों को सीनियर से मतलब काफी सपोर्ट किया आपको। हाँ, सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था। सीनियर्स का ही अच्छा। था सपोर्ट, मतलब मैं तो इलेक्शन के बारे में ना कुछ पता था, और मैं तो 2 दिन तो इलेक्शन की कैंपेनिंग में भी नहीं गया था, सही बताऊँ तो। अच्छा। मेरा तो मन भी नहीं था, मतलब जब उनने मेरा फॉर्म फिल करा दिया, सब कुछ करा दिया, मेरे को 3-4 दिन बाद रिग्रेट होने लगा कि यार क्या फालतू की हाँ, भड़क तो है। ये डिसीजन आपका नहीं था, ये भी आपके फ्रेंड्स का ही था। फ्रेंड्स का था, मेरा मन नहीं था। मेरे को तो मतलब 2 दिन तो मैंने छुट्टी मार ली कि यार ये क्या, वो कहते थे वाइट शर्ट पहन के आया कर, ब्लू जीन्स पहन के आया कर डेली, और सबसे आगे जा वोट मांगे मांग। मैं कहा यार मेरे को पहली बात तो इलेक्शन में खड़ा नहीं होना था। कौन से ईयर की बात है भाई ये? फर्स्ट ईयर 2011-12 के आसपास की बात है। 11 में एडमिशन हुआ था, हाँ। और 9 सितंबर को इलेक्शन, मेरे को आज भी याद है, बारिश हुई थी। और बारिशों में कमाल की बात यह है, शायद मैं जीत भी इसीलिए गया कि बारिश हो गई, तो शायद आधे लोग तो वोट करने आ ही नहीं पाए। पर जो मेरी वो थी ना, मतलब चाहने वाले जो लोग थे मेरे, फैन फॉलोइंग जो वो सारे आ गए थे। तो वो कैसे भी परेशान हो के भी आए। मतलब हमारे तो खालसा कॉलेज में एकदम घुटने घुटनों तक पानी भर जाता है हल्की सी बारिश में, और उसमें लड़कियां आ रही है और मेरे को कॉल कर रही हैं कि हम आ गए आपको वोट करने के लिए, हम मेट्रो स्टेशन खड़े हैं, आप बस गाड़ी भेज दो हमें कि हम मेट्रो स्टेशन से कॉलेज के गेट तक आ जाए। तो मैंने सारी गाड़ियां लगवा दी, मैं कहा जितने भी लोग आ रहे हैं अपने वोटर्स, सबको लगा के लाइन से लेके आओ। ये कॉलेज लाइफ में सबको नहीं मिलती कि लड़कियां फोन कर रही है कि हम आ रहे हैं यहाँ। जीतने के बाद भाई कैसा रहा कि लोगों में आपका क्या रुतबा या कुछ भी कह सकते हैं, फैन फॉलोइंग कैसी हो गई थी? यार वो एक अलग ही है ना, एक अलग ही, क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही अलग फीलिंग है जब आप इतने सारे लोगों के प्यार से और वोट से जीतते हो ना, और जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो। मतलब लिटरली मैं अपना सीन बताऊंगा, जब मैं कॉलेज में इलेक्शन जीत गया था ना, तो उसके बाद जब मैं एंटर भी करता था ना कॉलेज, तो कॉलेज के गेट से अपने क्लास तक जाने के लिए, मान लो सपोजिटली 9:30 बजे की क्लास है, मैं गेट पे शायद 9 बजे पहुंच गया हूँ, अपनी क्लास तक पहुंचते पहुंचते मेरे को 10 बज जाते थे, क्योंकि आपको सब जानते हैं। क्या हाल है सोलंकी भाई, कैसे हो भाई, अच्छा भाई। मतलब और आपको भाई- सबको टाइम देना है क्योंकि सब आपके वोटर्स हैं, सबसे आपने एक ना एक टाइम पे वोट की रिक्वेस्ट की है। तो ऐसा नहीं है कि आप हाय हेलो हाथ मिला के जाओगे, तो आपको पता है कि नेगेटिव बहुत जल्दी फैलता है, वो तभी कह देंगे अब तो हवा में आ गया, जीत गया तो मिलता नहीं है। तो सबको टाइम देना, तो कहीं ना कहीं मेरे को उस टाइम पे काफ़ी टाइम बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि मेरा अपनी पर्सनल स्पेस में खो रहा था, फ़ोन बजते रहते थे, और रैंडमली कोई शायद काम भी भाई नहीं आप है। परेशान भी हो जाते थे कई बार कि वाइस प्रेसिडेंट तो बन गया लेकिन इसमें तो दिक्कत तो बहुत है। मे भी शायद मैंने कभी वो संभालना लाइफ पड़ेगा। लाइफ क्योंकि अपने लिए चूज़ नहीं की थी, मेरे को कभी शायद अच्छा भाई। पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं था। दोस्तों ने आपको करवा दिया था। दोस्तों ने पुश करके मेरे को भेज दिया, और मेरे को जब कॉल्स आते थे रैंडमली कि क्या हाल है सोलंकी भाई, मैं कहा हाँ भाई बढ़िया, बताओ। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही याद कर लिया आपको। यार जैसे कि आपने गाना लिखा है जो ये, फिर आपने पूरा हरियाणवी में लिखा है या फिर हिंदी लिखा है? ना ना, पूरा हरियाणवी में कौन है, इसमें थोड़ी बहुत हरियाणवी मिक्स है, थोड़ी बहुत हिंदी मिक्स है। अरू का फिर एक मस्त सा कोलैबोरेशन बना के, मैशअप बनाकर वो प्रस्तुत कर रखा है मन है। आजकल बाकी सुनना प्या उन भाई किसा लगेगा। लोग बागों को अपना देसीपना बहुत वो हो रहा है कि इन हमारी लैंग्वेज को बहुत हाँ वो कर रहे हैं, जैसे अब हरियाणा पसंद करते हैं हमारी लैंग्वेज हरियाणा को। ऊपर जा रहा है सॉन्ग्स में भी और फिर हर चीज में तो जा रहा नो डाउट भाई, देख हरियाणवी इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे यूं लगा लो, यूं तो मेरा नहीं कितनी है और आगे लंबे टाइम तक चल लगी, हाँ भाई। पर लगभग लगभग चलेगी। अच्छा लंबा टाइम खींचेगी। हाँ। जो एक दौर आया था ना पंजाबी म्यूजिक, जैसे कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का, वो बहुत ज्यादा चली थी। वो है दौर अपना हरियाणवी में का आ आना गया। वाला। और हरियाणवी का दौर ही आओगा तो मैंने सोची, मैं कहा चल ठीक है भाई, इतना सब क्या लिख रखा है। और कलाकार देख, कलाकार के ना एक वो कीड़ा होया करे कि अच्छा यो तो कर लिया, वो भी करके दिखाना है, वो भी कर जाऊं, यो भी कर जाऊं। तो मेरे मन में थी कि भाई मैं गाना तो काट दूंगा। मैंने सोची पहला गाना अपने गांव के और उसमें गाने भी भाई आपने हरियाणवी में ही लिख रखे हैं। कुछ हरियाणवी में लिख रखे हैं, कुछ इंग्लिश में लिख रखे हैं, कुछ हिंदी में लिख रखे हैं। तो भाई लोकल भाइयों को ये भाई गाना बहुत पसंद आएगा फिर तो। भाई उम्मीद तो यह है सारे लोकला ने अपने भैया ने पसंद आवे। भाई अपने भाइयों ने तो पसंद आवे या कोई फनी सीन भी हुआ भाई शूट करती आना, आपने कुछ देखा भाई, कुछ फनी सीन हुआ वहाँ पे? कौन सी, इस वाले शूट पे? इस वाले शूट में यार फनी शूट के दौरान तो भाई इतनी टेंशन और सरदर्दी रहा है कि फनी छोड़ो, कुछ भी ना वेरा होता। सच बताऊं ना, कुछ भी ना वेरा होता।
भाई क्योंकि कितने दिन में होया शूट मतलब? भाई शूट ये 1 दिन में हो गया। सोचा तो हमने 2 दिन का था, पर 1 दिन में ही इसको रैप अप कर दिया। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी हालांकि शूट के दौरान। दिन में मेरी दोपहर में इतनी ज़्यादा तबीयत क्योंकि गर्मी बहुत थी। शूट किया हमने सबसे पहले वीरेंद्र रेसलिंग एकेडमी है, वो मेरे फूफा जी हैं नरेला में। तो वहाँ हमने सुबह जाके 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक शूट किया। फिर यहाँ पे आए वापस अपना पूटकला गाँव में, फिर यहाँ पे शूट किया गलियों में। तो इतनी गर्मी हो गई थी, दिन में मैं 5 बार तो नहाया हूँ। हर चेंज से पहले मेरे को नहाना पड़ रहा था। भाई ये तो लेकिन बहुत हिम्मत वाला काम है, आपने एक ही दिन में शूटिंग कर दी है पूरे गाने की। एक दिन कोई नहीं में कर पाता भाई, लेकिन आपने कर दी। भाई नहीं यार, शूट तो कर लेते, पर हाँ ये है कि कर लिया कैसे न हिम्मत कैसे चाहिए करके। भाई इसके कर लिए लिया भाई भाई। कोशिश करके। पैसे बचाए भाई, मतलब आपने किया यार पैसे काश बचाने पैसे में बच पैसे- जाते। कमाल की बात ये होगी। कमाल क्या हुआ कि मेरा जो डायरेक्टर था जिसके साथ मेरी बात हुई थी, उसने पहले तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट बेस है। हालांकि मैं उससे इंडिकेशन ले भी रहा था कि भाई जिस तरह मैंने 1-2 बार हमारी जब डिस्कशंस हो रही थी कि ये सीन वहाँ कर लेंगे, ये सीन वहाँ कर लेंगे, तो मुझे दिख रहा था कि वो टाइम बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरा पैसा बचाने के लिए सोच रहे हो कि एक ही दिन में हो जाए और मुझे 2 दिन का पैसा ना देना पड़े। तो उसने उस पर भी एकदम कभी मेरे को बताया नहीं कि ये प्रोजेक्ट बेस होगा। मतलब जो उसने पैसा मुझे कोट कर रखा है, चाहे मैं 1 दिन शूट करूँ चाहे 2 दिन करूँ, पैसा पैसा उतना ही लेगा वो। उतना ही लगेगा। मुझे थोड़ी पता था, मैंने तो बल्कि इंडिकेशन भी दिया, मुझे लगा भाई बताएगा, पर वो इंडिकेशन सामने से आई नहीं। जब पूरा शूट हो गया, 1 दिन का कंप्लीट हो गया, और जब एडिटिंग हो गई, तो जब पैसे की बात हुई देने की, तब पता लगा कि भाई ने तो भाई प्रोजेक्ट बेस किया हुआ है। तो नुकसान हो गया। 1 दिन का और शूट हो सकता था और अच्छी लैविश वीडियो हो सकती थी। वहाँ तो पर बड़ा भी तो चला उस था। टाइम पे तो कोई आपको ये नहीं कहता था कि आपको ये करना वो करना, उस पे तो सब अपनी मर्जी थी। यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा बूम पे आ रहा था। ये 2018 की बात है जब मैंने शो छोड़ा ही था, और मुझे पता था कि आने वाला टाइम OTT का है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता था, ये नहीं पता था कि कोरोना जैसा पेंडेमिक आ जाएगा, बट इतना मेरे को पता था कि OTT प्लेटफॉर्म पे सारा सब कुछ आने वाला है, टीवी की दुनिया नहीं रहेगी। तो मैं आया यूट्यूब पे इसी पर्पज़ से था, और उसी दौरान मुझे एक पिक्चर मिल गई थी। तो वो एकदम से क्या आता है ना कि अच्छा यार वो काम मेरा ईज़ का भी है, उसमें मेरे को कुछ ज़्यादा करना भी नहीं, तो चलो यार वो करते हैं, छोड़ो। और वो छोड़ा, और आगे जाके पता लगा वो पिक्चर भी फिर छोड़ ही दी मैंने। पिक्चर से भी आप भारी हो गए जैसे। मैंने कौन सी पिक्चर थी भाई, नाम बताओगे? अभी एक मूवी आई थी पिछले ही साल, हरियाणा नाम की, जो कि बॉलीवुड मूवी थी। आई गेस ज़्यादा चली नहीं, पर मेन लीड था आपका। मैं मेन लीड में था। और जुगनू भाई नाम का कैरेक्टर था। आपका एक गाना भी आया था, आपका गाने में भी एक रोल था। टी सीरीज के साथ है आपका कुछ। हाँ। अंकित तिवारी का गाना था बदतमीज। वो बदतम भी बहुत बढ़िया गाना था भाई। बदतमीज़, हाँ बदतमीज नाम था। हाँ, वो भी उसमें भी मैंने हाँ किया था। भाई वो उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बढ़िया था यार, अच्छा था वो तो। वो ठीक है, म्यूज़िक वीडियो था वो तो। उसमें बेसिकली जो डायरेक्टर थे वो अपने दोस्त ही थे, उनके साथ ही काम कर रहा था, और साथ में ही बस एक छोटा सा एक कैरेक्टर था, तो सोचा हम ही कर लेते हैं। चलो अब इतनी सारी बातें हो गई है। अब लास्ट आपसे आप पूछना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर क्या प्लान है। हमने सुना आपका एक कोई गाना बनाया आपने, क्या कैसे क्या आपके माइंड में आया उन सब चीज़ों के बारे में जैसे आप कि गाने आप बना रहे इतनी सारी चीज़ों में घुस रखे हो, कहीं एक्टिंग, कहीं ट्रैवलिंग, कहीं क्या सिंगिंग। अब सिंगिंग भी हमने सुना है, राइटिंग भी आपने किया है, तो ये सब क्या चल रहा है आपके माइंड में? अब क्या सोचा आपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए? गाने के बारे में बताओ हमको। आपका जो गाना आ रहा है, हमने टीजर देखा, आपका डकैत नाम है जिसका, उसके बारे में बताओ। मतलब आपने कैसे सोचा? और फ्यूचर्स प्लान बताओ कुछ। नाम भी बताओ कि नाम आपने कैसे सोचा और किस चीज़ पे है गाना। तो बेसिकली मैं जैसे कि लोगों ने जिन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा या देखा है, तो मुझे लिखने का बहुत शौक रहा है कभी से। मतलब मैं कविताएं हमने देखा, हमने आपको देखा है, आपकी यूट्यूब वीडियोस देखे, जैसे आप काफी अच्छी बोल लेते पोइट्री करते हो आपने हाँ, देखा। तो मैं कविताएं लिखता था हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। हो। हाँ। फिर बीच बीच में कभी गाने लिख लेता था। तो ये हाल फिलहाल में चलता हुआ जो ये मैं अपना ट्रेंड देख रहा था कि कोई भी शो करता हूँ तो छोड़ देता हूँ, और वो किसी ना किसी कारणवश, तो मैं कहा कब तक चलेगा ये। एक इमेज भी एक बिल्ड होती है ना इंडस्ट्री में, तो मेरी इमेज मुझे लगता है कि इतनी कोई खासी अच्छी नहीं रही होगी। एक नेगेटिव इमेज बन चुकी होगी कि भाई ये किसी एक चीज़ में टिकता नहीं है, शो में कंटिन्यू नहीं छोड़ रहा करता, है। छोड़ देता है। तो मैं इन पे अब रिलाई नहीं कर सकता था इस चीज़ पे। तो मैंने एक रास्ता ढूंढा अपने लिए। कलाकार हूँ, किसी एक चीज़ से बंधा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं लिखता हूँ अगर गाने, तो खुद ही उनको प्रोड्यूस करूँगा। तो मेरा खुद का ही लिखा हुआ गाना है, खुद ही मैंने गाया है, खुद ही मैंने प्रोड्यूस किया है, अच्छा। और इसका नाम है डकैत। तो बेसिकली मैं गाँव के उस नाम के ऊपर अपना गाना बना रहा था, और पूटकला गांव का नाम है मेरे। बहुत पहले कभी इसको ऐसे ही, मतलब एक होता है ना स्टीरियोटाइप बन जाता है कि किसी गांव को किसी नाम से जानते हैं, किसी गांव को किसी नाम से। तो पुराने टाइम में जब लोग होते थे तो
इसको डाकुओं वाली पूट कहते थे। हम्म। हाँ भाई। तो वहाँ से बस एक वो शब्द आ गया था, बाकी इसका कुछ तो उसके ऊपर आपने पूरा गाना वाना लिख दिया। गाना तो बेसिकली स्ट्रगल के ऊपर है। हम्म। मतलब कोई इसमें मैंने फ्लेक्स नहीं किया ज़्यादा या हम्म। कुछ गाड़ियाँ या हथियारों हाँ, की ये बात सब नहीं वो। की है। मतलब नॉर्मल गाना है और मतलब अपने गांव पे ये गाना पूरा। अपने गांव पे एक बेसिक स्ट्रगल पे जिसके साथ सब रिलेट कर सकें, कैसे एक इंसान स्ट्रगल कर रहा है जो कि ऐसे गांव से उठ के आया है कि शायद कोई सोच भी ना सके कि ऐसे गांव से उठा हुआ बंदा एक कलाकारी में घुस सकता है। तो क्या क्या उसको तकलीफें हो रही हैं, तो एक बेसिक स्ट्रगल के ऊपर गाना है जो है मेरी, लेकिन आप सब रिलेट कर पाएंगे। तो फिर आपने कब किसके साथ म्यूजिक किया, ये क्या, कौन क्या कर रहा है, एक्टिंग कहाँ की है आपने, शूटिंग कहाँ की है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बता सकते हैं? बेसिकली ये जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, ये आपने अभी एनसीआर डेज देखा होगा, हम्म। उसका भी जिसने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है एस्केप सीक्वेंस करके, आकाश, बहुत सही बंदा है, बहुत सही म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। तो उसने और साथ में एक रक्षित, इन दो बंदों ने मिलके मेरा एक गाना प्रोड्यूस किया, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से, मेरे को सिर्फ लिखना आता था, और उसको किस तरीके से एक अच्छे ऑडियो में उतारना है वो उन्होंने मेरे को समझाया और बताया। और इस तरीके से म्यूज़िक बना, साथ में हमने म्यूज़िक कर लिया। वीडियो के लिए एक हमारे ही पास के गांव बरवाला से शुभम डवास नाम का एक लड़का है, काफ़ी अच्छी एडिटिंग और काफ़ी अच्छी, मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी जो उसने काम किया हुआ था, और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, BMW, जैगवार, रेड बुल करता रहता है वो। तो उसके पास फिर मैंने अप्रोच किया, और जैसा प्रोडक्ट है वो आपको 29 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। वही 29 सितंबर को मतलब आपका गाना आ रहा है, ये हाँ, पूरी वीडियो आ जाएगी। पूरी वीडियो मेरे 29 यूट्यूब। सितंबर को क्यों डेट चूज की आपने? 29 सितंबर को एक्चुअली मेरा बर्थडे होता है, और मैं पिछले कई सालों से, शायद 8 या 9 सालों से, बर्थडे कभी मैंने अपने परिवार के साथ नहीं बनाया। हमेशा मैं पहाड़ों में अकेला ही होता था, ट्रैक कर रहा होता था, मेरा फ़ोन तक भी नहीं मिलता था, मतलब मैं आउट ऑफ नेटवर्क होता था पिछले 8-9 साल से अपने बर्थडे पे। लेकिन इस बार मैं एक तो अपने बर्थडे पे घर पे भी हूँ, फिर मेरे पास ये गाना था जो मुझे रिलीज़ करना था, तो मैंने सोचा कि अपने बर्थडे पे ही कर देते हैं, एक तोहफा हम भी दे देते हैं जनता को। जनता ने बहुत तोहफा दिया है, बहुत प्यार दिया है, तो एक हमारी तरफ से भी होना चाहिए। तो अब आप फ्यूचर प्लान यही है कि म्यूजिक में ही कुछ करना है, या फिर कुछ और भी सोचा प्लान आपने? कभी कुछ नहीं करता, भाई आप तो मतलब Go with the इधर-उधर flow. ही रहते हो बिल्कुल, मतलब Go with कभी the flow. एक्टिंग, कभी सिंगिंग, कभी ट्रैवलिंग। मेरा ऐसा मानना है, मैं ही नहीं कह रहा प्लीज़ इसको फॉलो करना मेरी कही हुई बातों को। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मुझे प्लान करना कुछ भी पसंद नहीं है। मेरे को लाइफ में जहाँ मज़ा आएगा मैं वो चीज़ करूँगा, मैं वो काम करूँगा। मज़ा आना बंद हो जाएगा तो किसी और काम में चला जाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ एम्पायर क्रिएट करके जाऊँ, मेरी ये थॉट प्रोसेस है। लेकिन जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरे पास कहानियाँ हों। मतलब मैं वो बुढ़ा बनना चाहता हूँ कि जिसके आसपास खूब सारे बच्चे ऐसे बैठे हों और वो आए और मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कहानियों का भंडार हो। और जब मैं मरूँ तो मेरे को एक चीज़ का भी रिग्रेट ना हो कि यार वो चीज़ रह गई। मेरे को जो मन में आएगा, जैसे आएगा, मुझे वो करना है। बड़ा तो अब ये बताइए, हम म्यूजिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कितने गाने आपने और रेडी कर रखे हैं, और क्या सीन है लिखे तो मैंने अभी फ़िलहाल 6-7 हुए हैं, लेकिन रेडी अभी एक ये है डेकॉइज जो आ रहा है, एक और पे भी मिक्स और मास्टर पे काम चल रहा है। बाकी और रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं धीरे धीरे। और आगे आने वाले कुछ सरप्राइजेज हैं आपको जो पता लगेंगे लाइफ में, बहुत ट्रिमेंडस लाइफ में चेंजेस और लाऊंगा मैं भी। भाई हम वेट ही कर रहे हैं। हम काफी एक्साइटेड हैं आपकी इस चीज के लिए कि आप क्या भाई क्या। जो भी आप चीज करते हो एकदम से पलट जाती है और फिर बढ़िया ही निकलती है वो चीज़। अरे भाई बस। सिर्फ हम नहीं वेट कर रहे, पूरा गांव ही वेट कर रहा है। और आपके जितने फैंस हैं, अर्जुन के जितने फैन हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं कि कब हम अर्जुन को किस किरदार में, किस रूप में और कहाँ देखेंगे। तो उसका हमें काफी एक्साइटमेंट रहती है। तो इस पॉडकास्ट को भाई यहीं खत्म करते हैं, और बहुत अच्छा रहा भाई आपके साथ। और आपका 29 सितंबर को गाना आ रहा है, सारे सुनेंगे भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। यहीं खत्म करते हैं भाई पॉडकास्ट को। तब भाई आपको कुछ कहना हो तो मतलब अपने गाने के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में तो आप बता सकते हैं। गाना यार 29 सितंबर को आ रहा है, और इसी यूट्यूब चैनल पे ही आएगा, तो आप सब लोग देखिए, प्यार दीजिए। बाकी स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक सब पे आ जाएगा होपफुली 29 को। और बाकी मज़े करिए, खुश रहिए। लाइफ में ज़्यादा ये मत सोचिए कि कामयाब या कामयाबी ही सब कुछ है। रणछोड़ दास चांचड़ तो नहीं बनूंगा, पर इतना कहना चाहूँगा कि खुश रहना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। चलिए, जय श्री राम भाइयों। थैंक यू भाई, जय श्री राम।